स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात सुर्खियों की। भारत का अन्नदाता समाज को जोड़ता है, समाज के लिए जीता है। पंढरपुर में सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और पालकी मार्ग की आधारशिला रखने के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबके विकास के मंत्र को बताया भगवान विट्ठल की प्रेरणा। भारी बारिश से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में जलभराव। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात कर हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। पुडुचेरी में भी स्कूल कॉलेज बंद। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वदेशी तकनीकों के विकास पर जोर। कहा, आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही सेना की जरूरतों के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। भारत के पास अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता। उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली कोर्ट का फैसला। मुख्य अभियुक्त सुशील और गोपाल अंसल को 7-7 साल की कैद और 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना। 1997 में हुए हादसे में 59 लोगों की हुई थी मौत। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी पद्म विभूषण सम्मान। पीवी सिंधु को मिला पद्म भूषण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पवित्र धार्मिक स्थल पंढरपुर में बेहतर आवागमन के लिए कई सड़कें और पालकी मार्ग की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विट्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है। यही भावना उन्हें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ही दरअसल समाज को जोड़ने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्से में 4 लेन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का मार्ग बनेंगे। इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास भी किया। दोनों तरफ पालकी के लिए विशेष मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैकड़ों साल की गुलामी, आपदाएं और चुनौतियों के बावजूद भगवान विट्ठल में लोगों की आस्था अनवरत बनी रही है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राज्य सरकार के साथ मिलकर राजमार्गों के किनारे बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विशेष रूप से रोड साइड एमिनिटीज भी हम बनाने वाले हैं। आपके सहयोग से कुछ काम में हम भी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक संयुक्त मीटिंग लेकर महाराष्ट्र सरकार में भी उसमें जो भी सहयोग होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 223 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। पंढरपुर और उसके आसपास बुनियादी ढांचे में सुधार से महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालुओं को फायदा होगा और पंढरपुर जाने वालों के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा सुरक्षित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। भारी बारिश से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। हालात से निपटने के लिए राज्य में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बातचीत की और राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों में तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मॉनसून के दौरान चक्रवात की स्थिति बनने से तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 48 घंटों में तेज बारिश हुई है, जिससे यहां के कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घरों में पानी भर गया और जगह जगह वाहन फंस गए। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए 160 राहत कैंप बनाए हैं। भारी बारिश के मद्देनजर यहां यातायात, बस और ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। Past 3 days, it's difficult for us to get the essential items like milk, everything. If we go to some other shops also, that's not available. People are just, they cannot come even out of house and they cannot walk in the road also. तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अधिकारियों के साथ कई जलमग्न इलाकों का दौरा किया। जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री और खाने के पैकेट वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने 8 और 9 नवंबर को चेन्नई सहित कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। पुदुचेरी में भी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की समस्या हो गई है। खराब मौसम के कारण यहां भी स्कूल कॉलेजों को सोमवार को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान केरल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। Right now, for next 2 days, we have given some districts in coastal Tamil Nadu, heavy to very heavy, and some districts here in this southern part of Tamil Nadu also going to get heavy rainfall. अक्टूबर में उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत के बाद से तमिलनाडु और पुदुचेरी में करीब 43% अधिक बारिश हुई है। तमिलनाडु में 2015 में आई बाढ़ के समय इतनी बारिश देखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी और स्थानीय क्षमताओं का विकास करना बेहद जरूरी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि युद्ध की स्थिति में सेना के पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां ही उपलब्ध रहेंगी। ऐसे में विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करना अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है और ये अपनी परिचालन जरूरतों के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी समाधान तलाश रही है। उन्हें विश्वास है कि रक्षा उपकरणों की अधिकतर मुख्य आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर ही पूरा किया जा सकता है। That has the potential to redefine India as a global hub for manufacture of defense equipment. The Indian Army is undergoing rapid modernization and is increasingly looking at indigenous solutions for its operational needs. I truly believe that during conflicts and war-like situations, only indigenously developed technologies will be available to us for full exploitation across diverse domains. Developing indigenous and local capabilities to confront emerging security challenges and reduce dependence on foreign technologies is therefore an imperative. सरकार ने आज लॉजिस्टिक इकोसिस्टम से जुड़ी लीड्स 2021 की रिपोर्ट को जारी किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जारी करते हुए कहा कि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम से भारत का बाजार जो है वो मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। लीड्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर गुजरात है तो दूसरे पायदान पर हरियाणा, उसके बाद
पंजाब का नंबर है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का नाम इस सूची में इसके बाद है। पूर्वी भारत और पहाड़ी क्षेत्र में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले पायदान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। और राजधानी दिल्ली की हवा में मानो जहर ही घुल गया हो। वायु प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में अब पानी भी दूषित होने लगा है। रविवार सुबह से ही कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग तैरते नजर आए। छठ महापर्व से पहले यमुना में तैर रहे झागों ने श्रद्धालुओं के लिए परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। हवा पानी के साथ दूषित होने से पर्यावरणविद भी चिंतित हैं। राजधानी से यमुना नदी की टॉक्सिक झाग वाली तस्वीरें बड़ी चिंता का विषय हैं। राजधानी में यमुना नदी के प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई जगहों पर नदी में झाग की मोटी परत बनी हुई है। और इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी यमुना घाट पहुंचे। मनोज तिवारी ने कालिंदी कुंज में यमुना के जहरीले झाग में नाव की सवारी की। इस दौरान मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये वादा था अरविंद केजरीवाल का दिल्ली को। ये ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास नदी है, जिसके पास 62 विधायकों की सरकार जो दिया हमारे दिल्ली के लोगों ने, उसको ये रिटर्न दे रहे हो। मैं समझता हूं ये दृश्य दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को शर्मसार कर देगा, क्योंकि ये न सिर्फ आस्था से खिलवाड़ है बल्कि जीवन से भी खिलवाड़। और इस समय पूरी दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण का माहौल है। साथ ही इस समय हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों में पराली मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ेंगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 यानी कि खराब श्रेणी में रह सकता है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। सरकार वायु प्रदूषण और यमुना के पानी में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ने को लेकर कई बार चिंता जता चुकी है, लेकिन अब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका। इस मामले पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है, और उसका मुख्य जो अभी तक साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं। अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में मुख्य अभियुक्त सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा के साथ ही दोनों पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं समेत 5 लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया। इससे पहले उपहार अग्निकांड मामले में 20 नवंबर 2007 में सेशन कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। गैर इरादतन हत्या, लापरवाही समेत अन्य मामलों में सभी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ितों के परिवार वालों को देने का आदेश जारी किया था। राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हॉल में 13 जून 1997 को भीषण अग्निकांड हुआ था। सिनेमा हॉल में लगी इस आग में 59 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. The current plans for your ministry, what kind of investment do you foresee? Looking at a national infrastructure pipeline investment profile of close to about 90,000 crores
by 2025, which means we've got a very ambitious pipeline of close to about 18,000 crores per annum. The plan is to increase the number of airports, heliports, water aerodromes to 220 by 2025. We have almost doubled number of airports in our country in 7 years. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब वक्त राज्यों से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। मणिपुर में कांग्रेस के 2 विधायक राजकुमार इमो सिंह और थमयांग हाओकिप आज बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों का बीजेपी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में आज 63 करोड़ 59 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना पहुंचे। यहां पे उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जो हिंसा और गुंडाराज से पीड़ित होकर पलायन करने को मजबूर हो गए थे और अब वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई महज 9 मिनट तक चली। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पहले दिन विभिन्न शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सदन को 11 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 6 दिन के अंदर जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने 16 नवंबर को बिहार में शराबबंदी पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पार्टी मंगलवार को प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप के सामने जागरूकता आंदोलन चलाएगी। ओडिशा में बीजेपी महिला शिक्षिका के अपहरण और हत्या के मामले में मंत्री डीएस मिश्रा को हटाने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कालाहांडी दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। मंत्री डीएस मिश्रा का हत्या के मुख्य आरोपी के साथ संबंध बताया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अपने ही साथियों पर फायरिंग करने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीआरपीएफ ने प्रथम दृष्टया इस घटना को तनाव के कारण होना बताया है। कल रात हुई इस घटना में 4 जवान मारे गए थे और 3 घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़ सहित कई शहरों में प्रदूषण का बुरा हाल है। यहां पर आसमान में धुंध छाई हुई है। कई इलाकों में धूप नजर नहीं आई। वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाना पड़ रहा है और लोग इसकी वजह से प्रदूषण को ही मानकर चल रहे हैं।
भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए से घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। छठ घाटों पर पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। और अब बात कोविड टीकाकरण अभियान की। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। और इसी बीच कल कोविड के 11,451 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 13,200 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.24% है। अभी 1,42,826 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 61 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अगर आप कोविड रोधी टीका लगवा चुके हैं तो आज से अमेरिका की यात्रा पर आप जा सकते हैं। अमेरिका ने कई देशों के यात्रियों पर कोविड-19 की वजह से लगाए गए यात्रा प्रतिबंध जो है वो हटा लिए हैं। इन देशों में मैक्सिको, कनाडा और यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। हवाई यात्रा के नए नियमों के तहत इन देशों के वही यात्री अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर किए गए कोविड-19 रोधी टीके की पूर्ण खुराक ले चुके हैं। यात्रियों को पूर्ण टीकाकरण के प्रमाण पत्र और संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखानी होगी। सड़क मार्ग से मैक्सिको और कनाडा से आने वाले लोगों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, लेकिन किसी तरह की कोई जांच रिपोर्ट दिखाने की फिलहाल जरूरत नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 94 साल के हो गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री हर साल लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर पर जाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी और फिर उनका हाथ थामकर उन्हें घर के अंदर ले गए। बीजेपी के सभी नेताओं ने एक साथ बैठकर जहां कुछ देर बातचीत की। आडवाणी ने यहां सबसे साथ मिलकर केक भी काटा और इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने देश और पार्टी के विकास में लालकृष्ण आडवाणी के योगदान की सराहना की। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी के परिवार के सदस्य भी वहां पे मौजूद थे। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आज आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खेल जगत में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म जगत से अभिनेत्री कंगना रनावत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा पहली बार बांग्लादेश के लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। इनमें भारत में पूर्व उच्चायुक्त मुअज्जम अली और 1971 युद्ध के नायक कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर शामिल हैं। दोनों को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हर साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। राष्ट्रपति मार्च-अप्रैल में ये पुरस्कार प्रदान करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके। कल साल 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने के बाद
बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा कि उन्हें ये पुरस्कार पाकर गर्व की अनुभूति हो रही है। It's a proud moment, and I'm very thankful to the Government of India and also all of the ministers and also President Sir for giving me this award. And I'm very, very happy. These kinds of awards give us a lot of encouragement and also give us a lot of support and motivation to do much better in the coming future. और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका में पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए चुनी गई ट्रांसजेंडरों की अनूठी पेंटिंग के साथ।